दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक शोध प्रविधि यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा समाजशास्त्र विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं शोध प्रविधि यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके समस्या का प्रतिपादन, विधि का प्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण अथवा तथ्य संकलन। तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक शोध का प्रथम चरण समस्या का प्रतिपादन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामाजिक शोध में समस्या का चयन और उसका प्रतिपादन अथवा पहचान सामाजिक अनुसंधान के सफल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। देखिए, विचारक हैं ए आइंस्टीन और एन इनफील्ड ने कहा है कि समस्या का प्रतिपादन प्रायः इसके समाधान से अधिक आवश्यक है। अतः सामाजिक शोध की प्रक्रिया का प्रथम चरण शोध समस्या के चयन अथवा निर्माण या निर्धारण या उसके प्रतिपादन को माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक शोध का प्रथम चरण समस्या का प्रतिपादन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है। देखिए, उपकल्पना का निर्माण, समस्या का निर्माण या निर्धारण, प्रश्नावली का निर्माण अथवा शोध अभिकल्प का निर्माण। तो आप जानते हैं दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण शोध समस्या के चयन अथवा निर्माण या निर्धारण या उसके प्रतिपादन को माना जाता है। तो उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण समस्या का निर्माण या निर्धारण तथा उसके प्रतिपादन को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान के चरणों को निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए। देखिए, उपकल्पना का निर्माण, शोध समस्या का चयन और परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत का पुनरावलोकन, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। तो इसमें देखिए कौन सा क्रम इसका सही होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, शोध समस्या का चयन और परिभाषा किया जाता है, तो सबसे पहले बी आ जाएगा। उसके बाद अवधारणा और सिद्धांत का पुनरावलोकन यानी सी आएगा। फिर उपकल्पना का निर्माण या हाइपोथेसिस का निर्माण होता है और सबसे लास्ट में निष्कर्ष और सामान्यीकरण। तो बी सी ए डी। देखिए दोस्तों, बी सी ए डी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के चरणों के जो क्रम हैं वो हैं शोध समस्या का चयन और परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत का पुनरावलोकन, उपकल्पना का निर्माण, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम है, सबसे पहले विषय का निर्धारण किया जाता है, फिर प्राक्कल्पना निर्माण किया जाता है, तथ्य संकलन और लास्ट में तथ्य विश्लेषण। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली प्रक्रियाओं का जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले आंकड़ों का संकलन किया जाता है, फिर आंकड़ों का प्रक्रम, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अनुसंधान प्रक्रिया या रिसर्च प्रोसेस में जो प्रक्रियाएं की जाती हैं उनमें सबसे पहले आंकड़ों का संकलन, फिर आंकड़ों का प्रक्रम और लास्ट में आंकड़ों का विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब सामाजिक अनुसंधान के जो चरण हैं उनके बारे में आप जानते रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है। देखिए, इकाइयों का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का वर्गीकरण या अग्रगामी अध्ययन। तो सही उत्तर है तथ्यों का वर्गीकरण।
दोस्तों सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? देखिए, समझ, भविष्यवाणी, नियंत्रण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है सोशल रिसर्च के ये सभी उद्देश्य हैं, जिनमें समझ विकसित करना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रण, ये सभी चीज़ें सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अनुसंधान चरणों का सही क्रम बताएं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए दोस्तों। अनुसंधान चरणों का सही क्रम बार बार पूछा जाता है, तो इसमें अनुसंधान चरण का सही क्रम जो होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले अनुसंधान अभिकल्प, फिर तथ्य संकलन, फिर तथ्य संसाधन और सबसे लास्ट में तथ्यों का विश्लेषण और निर्वचन। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रश्न की व्याख्या में कि सबसे पहले अनुसंधानकर्ता समस्या का चयन करता है, तब वह अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन को तय करता है। उसके बाद वह उचित प्रविधि के माध्यम से तथ्य संकलन करता है और उन तथ्यों का संसाधन यानी प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद तथ्यों का विश्लेषण करके इसका निर्वचन या इंटरप्रिटेशन करता है। तो अनुसंधान के ये चरण जो हैं उनका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले रिसर्च डिजाइन, फिर तथ्य संकलन, उसके बाद तथ्य संसाधन और लास्ट में तथ्य विश्लेषण और निर्वचन यानी निष्कर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगात्मक शोध क्या है आपको बताना है। देखिए, एक स्वतंत्र चर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना, अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रयोगात्मक शोध में कम से कम दो प्रकार के समूह होते हैं, एक प्रयोगात्मक समूह और दूसरा नियंत्रित समूह। नियंत्रित समूह अन्य सभी दृष्टियों से प्रयोगात्मक समूहों के समान होते हैं, केवल इसमें वह चर प्रभावकारी नहीं होता है जिसका कि अध्ययन किया जाता है। जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है, और स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पर देखा जाता है उसे आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रयोगात्मक शोध में ये सभी चीज़ें शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है। देखिए, दिन प्रतिदिन भ्रमण, अध्ययन क्षेत्र और निदर्श, वाटिका और बगीचे या नदी क्षेत्रों का दौरा। तो सही उत्तर है अध्ययन क्षेत्र और निदर्श। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी सामाजिक अध्ययन में जो है सामाजिक विज्ञान, मानविकी और इतिहास का समाकलित अध्ययन होता है और इसमें अध्ययन क्षेत्र और निदर्श की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, व्यक्तिगत अनुसंधान अथवा क्रियात्मक अनुसंधान। तो सही उत्तर हो जाएगा आधारभूत या फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। दोस्तों आप जान लीजिए कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से जो अनुसंधान किया जाता है उसे आधारभूत या बेसिक रिसर्च कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण कौन सा नहीं है। देखिए, विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता या सहज बोध अवलोकन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहज बोध अवलोकन। दोस्तों वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता और पुनरावृत्ति ये वैज्ञानिक विधि के विशिष्ट लक्षण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज और मानव व्यवहारों के अध्ययन में होती है। देखिए, निरीक्षण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी और इनमें से सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों समाजशास्त्र द्वारा समाज और मानव व्यवहारों के अध्ययन में वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से निरीक्षण या अवलोकन, सत्यापन तथा वर्गीकरण, सामान्यीकरण और भविष्यवाणी हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं।
तो आप जानते हैं सांख्यिकी में कार्ल पियर्सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं, सहसंबंध गुणांक, साक्षात्कार प्रदर्शन, माध्य गणना या फिर काई वर्ग। तो सही उत्तर है दोस्तों काई वर्ग। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कार्ल पियर्सन काई वर्ग परीक्षण के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। काई वर्ग परीक्षण से इस तथ्य की जानकारी होती है कि किसी समग्र विशेष वास्तविक या अवलोकित यानी ऑब्जर्व्ड और प्रत्याशित का अंतर क्या हमारी आधारभूत परिकल्पनाओं के गलत होने के कारण है अथवा यह मात्र किसी संयोग का परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल पियर्सन सांख्यिकी में किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, सहसंबंध गुणांक, रिग्रेशन विधि के लिए, इसके अलावा माध्य गणना के लिए या फिर काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। तो सही उत्तर है दोस्तों कार्ल पियर्सन सांख्यिकी में सहसंबंध गुणांक के लिए प्रसिद्ध हैं और कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को तभी उपयोग में लाना चाहिए जब चरों के बीच रेखीय संबंध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काई स्क्वायर परीक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, आपको बताना है। देखिए, दो परिवर्तियों के बीच संबंध परीक्षण के लिए, दो परिवर्तियों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण के लिए, दो परिवर्तियों के बीच लगाव परीक्षण के लिए अथवा दो परिवर्तियों के बीच सहसंबंध की जानकारी के लिए। तो आप जानते हैं दोस्तों काई स्क्वायर का परीक्षण दो परिवर्तियों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किनके बीच होता है, आपको बताना है। देखिए, +2 और -2, 1 और 9, -1 और +1 तथा 1 और 10। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। जब दो या अधिक चरों के मध्य कारण परिणाम संबंध पाया जाता है तो वहाँ सहसंबंध पाया जाता है और सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। तो याद रखिएगा, सहसंबंध गुणांक हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया। देखिए, पीवी यंग, मैक्स वेबर, जेएस मिल अथवा कार्ल पापर। तो सही उत्तर है जेएस मिल। दोस्तों, तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप को जेएस मिल द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसमें अभी भी प्रयोगात्मक प्रक्रिया की नींव रहे, यद्यपि इसमें शोधन किए गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा। देखिए, 5, 15, 20, 10 और 50। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों, आंकड़ों का माध्य जो होता है वो होता है पदों की संख्या जो है। सबसे पहले सारे पदों को जोड़ लिया जाता है माध्य ज्ञात करने के लिए और फिर पदों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। यानी अगर जो हम 5, 15, 20, 10 और 50 को जोड़ेंगे तो इसका मान 100 आ जाएगा। 100 और पदों की संख्या 5 है तो 100/5 ये हो जाएगा 20। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इन पदों का माध्य जो है वो 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, मीडियन पूछा गया है। 5, 7, 9, 12, 10, 8, 7, 15 और 21 इन पदों की माध्यिका आपसे पूछी गई है। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए गए होते हैं उनको आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। 5, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 15 और 21। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? मतलब आंकड़ों की संख्या ये टोटल 9 है और 9 आंकड़ों की संख्या ये विषम में आती है। तो माध्यिका का मान n+1/2वां पद। देखिए, n+1/2वां पद, तो देखिए कौन सा पद है n+1/2वां। तो 9 + 1/2वां यानी 5वां पद। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना उत्तर हो गया? 9। माध्यिका हो गई आपकी 9। अगला प्रश्न है दोस्तों, माध्यिका का सही सूत्र क्या है, आपको बताना है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है माध्यिका का सही सूत्र। तो माध्यिका का सही सूत्र है L1 + L2 - L1/F × M - C।
तो यहाँ पर इन सभी शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। क्या है माध्यिका का सही सूत्र? दोस्तों L1 माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा है, L2 माध्यिका वर्ग की उच्चतम सीमा है, M जो है माध्यिका है, F स्मॉल f जो है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है और कैपिटल C ये माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति है। तो याद रखिएगा माध्यिकता का सही सूत्र जो है दोस्तों ये है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ इन कोष्टक में M माइनस सी। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि माध्यिका का सही सूत्र क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है L1 माइनस L2 प्लस L1। यहाँ पर देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कौन सा प्रश्न है ये, माध्यिका का सही सूत्र आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 22 में। तो आप जानते हैं कि माध्यिका का सही सूत्र है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ M माइनस सी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है, ये किसने परिभाषित किया था? देखिए A.L. बाउले, L.R. कानर, D.N. एलहंस या F.C. मिल्स। तो सही उत्तर है F.C. मिल्स ने। दोस्तों F.C. मिल्स ने प्रमाप विचलन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। अगला प्रश्न है बहुलक निर्धारण का सूत्र z बराबर 3m माइनस 2x में x क्या है? तो सही उत्तर है आप जानते हैं दोस्तों बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो यहाँ पर x जो है ये समांतर माध्य हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए z को अगर जो बहुलक कहा जाए तो m माध्यिका है और x आपका समानांतर माध्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों उपकल्पना या हाइपोथेसिस के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए शोध समस्या का संभावित उत्तर है, सिद्धांत से असंबंधित है, अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है या फिर स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। तो उपकल्पना के संबंध में जो उत्तर सही है वो ये है कि शोध समस्या का संभावित उत्तर है। और आप जान लीजिए उपकल्पना शोध विषय के अंतर्गत आने वाले विविध उद्देश्यों से संबंधित और काम चलाऊ अनुमान या निष्कर्ष है। वह चिंतन जो अनुसंधान के पूर्व किया जाता है उपकल्पना के नाम से जाना जाता है। उपकल्पना शोध समस्या का संभावित उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है ये परिभाषा किसने दी है कि एक उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच बाकी रहती है? ऑप्शन देखिए G.A. लुंडबर्ग, P.V. यंग, W.G. गुडे एवं P.F. हार्ट या P.S. कोहेन। तो सही उत्तर हो जाएगा G.A. लुंडबर्ग। दोस्तों आप जान लीजिए एक उपकल्पना या हाइपोथेसिस एक काम चलाऊ सामान्यीकरण होता है जिसकी वैधता की जांच बाकी रहती है। ये कथन G.A. लुंडबर्ग का है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने कहा है कि उपकल्पना एक अंतरिम व्यवस्थापन है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना अभिशेष है? तो उत्तर है ये कथन G.A. लुंडबर्ग का है। अगला प्रश्न है दोस्तों उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है? तो आप जानते हैं ये लुंडबर्ग का कथन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? देखिए अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या अवलोकन। तो सही उत्तर है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। दोस्तों लुंडबर्ग के अनुसार अपने विशिष्ट गुणों के कारण साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है। अगला प्रश्न है व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल के लिए जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए व्यवहारिक शोध, वैध शोध, विशुद्ध शोध या आनुभविक शोध। तो सही उत्तर है व्यवहारिक शोध। ऑप्शन ए। दोस्तों पीवी यंग के अनुसार खोज का एक निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं और कल्याण से होता है और सिद्धांत और व्यवहार आगे चलकर बहुधा एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर सामाजिक शोध के दूसरे प्रकार को व्यवहारिक शोध कहा जाता है और इसमें व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल के लिए जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST किसके द्वारा विकसित किया गया था आपको बताना है।
ऑप्शन है आपके लखनऊ स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, बम्बई स्कूल या शिकागो स्कूल। तो इसमें आपको बताना है 20 स्टेटमेंट टेस्ट। तो उत्तर है शिकागो स्कूल। दोस्तों 20 स्टेटमेंट टेस्ट जो है शिकागो स्कूल के विचारक कुहन के द्वारा विकसित किया गया था। इसके अलावा एक विचारक हैं मीड, इन्होंने प्रस्तावित किया था कि सामाजिक संपर्क के माध्यम से आत्म यानी स्व उभरता है और इस परीक्षण में सूचक के जवाब के लिए 20 प्रश्न हैं जो कि मैं कौन हूँ कि मूल प्रश्न से संबंधित है। इन सवालों के जवाबों को फिर से कोडित किया जा सकता है और एक व्यवस्थित विश्लेषण से ये पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी आत्म अवधारणा और पहचान का आकलन कर रहा है अथवा नहीं। तो याद रखिएगा 20 स्टेटमेंट टेस्ट या TST ये फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये शिकागो स्कूल के विचारक कुहन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। देखिए, सीमित प्रयोग, संचार साधनों की तुलना में सहायक, वस्तुनिष्ठ अध्ययनों में सहायक या भूतकालीन सामाजिक जीवन में सहायक। तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है सीमित प्रयोग। और आप देख लीजिए अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता संचार साधनों की तुलना में सहायक होती है, वस्तु अध्ययनों में सहायक और भूतकालीन सामाजिक जीवन में सहायक है। इसका सीमित प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर केवल युग्म संख्या का प्रयोग करते हैं जिसमें सभी प्रकार की संख्याओं का प्रतिनिधित्व 2 अंकों के सम्मिश्रण द्वारा होता है। इस सम्मिश्रण के 2 अंक क्या हैं? तो आप जान लीजिए 1 और 0। दोस्तों कंप्यूटर केवल युग्म संख्या या बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं जिसमें सभी प्रकार की संख्याओं का प्रतिनिधित्व केवल 2 अंकों के सम्मिश्रण द्वारा होता है। ये संख्याएं 1 और 0 हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग होता है। तो ऑप्शन देखिए C.A. मोजर, G.A. लुंडबर्ग, P.V. यंग या D.N. एल्हांस। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, D.N. एल्हांस। दोस्तों D.N. एल्हांस ने कहा है कि मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीन। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक सांख्यिकी मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है बोगार्डस, गुडे एवं हार्ट, J. स्मिथ या सोरोकिन। तो सही उत्तर है बोगार्डस। दोस्तों सामाजिक सांख्यिकी मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित है, ये कथन बोगार्डस का है। वो कहते हैं कि सोशल स्टैटिक्स इज मैथमेटिक्स अप्लाइड टू ह्यूमन फैक्ट्स। अगला प्रश्न एक कथन है किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? देखिए D.N. एल्हांस, M.M. ब्लेयर, कार्ल पियर्सन या A.L. बोडिंगटन। तो सही उत्तर है A.L. बोडिंगटन। दोस्तों A.L. बोडिंगटन का कहना है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। अगला प्रश्न है मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है कार्ल पियर्सन के द्वारा। दोस्तों मानक विचलन विधि का प्रयोग सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था और इसे द्वितीय घात का अपकिरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है औसत विचलन, चतुर्थांश विचलन, विस्तार या फिर मानक विचलन। तो सही उत्तर है मानक विचलन। दोस्तों प्रसरण का सबसे अच्छा माप मानक विचलन है और मानक विचलन माध्य से विचलन के वर्गों के माध्य का घनात्मक मूल होता है, धनात्मक वर्गमूल। और सबसे पहले इसके मानों का माध्य परिकल्पित किया जाता है, इसके बाद माध्य से मानों के विचलन परिकलित किए जाते हैं, फिर इन विचलनों का वर्ग किया जाता है और इन वर्ग विचलनों का माध्य प्रसरण कहलाता है। प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल मानक विचलन होता है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता है? ऑप्शन है A.W. ग्रीन, A. वाल्फ, गुडे एवं हॉट या P.V. यंग। तो सही उत्तर है A.W. ग्रीन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों A.W. ग्रीन के अनुसार वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता है।
अगला प्रश्न है शोध पद्धति के रूप में आरआरए यानी त्वरित ग्राम मूल्यांकन का कब विकास हुआ था? 1905 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 या 1990 के दशक में? तो सही उत्तर है 1970 के दशक में। दोस्तों आप जान लीजिए कि शोध पद्धति के रूप में आरआरए यानी त्वरित ग्राम मूल्यांकन का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इसका विकास योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए किया गया है और इस तकनीक के माध्यम से किसी विकास योजनाओं का मूल्यांकन ग्रामीणों के सहयोग से त्वरित गति से किया जाता है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि विकास योजनाओं का सृजन स्थानीय जनता की इच्छा और भावना के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा थोपी गई योजनाओं के प्रति आम जनता के बीच उदासीनता देखी गई है। अगला प्रश्न है SPSS का पूर्ण रूप क्या है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ये SPSS का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब उत्तरदाता फॉर्म में प्रेषित प्रश्नों की सूची को स्वयं भरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है, जब उत्तरदाता फॉर्म में प्रेषित प्रश्नों की सूची को स्वयं भरता है तो उसे दोस्तों प्रश्नावली कहा जाता है। इसको क्वेश्चनायर भी कहते हैं। आप जान लीजिए, साधारणतया किसी विषय से संबंधित शोध में लोगों से सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की सुव्यवस्थित सूची को प्रश्नावली कहते हैं। शोधकर्ता इसे डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं को भेजते हैं और उत्तरदाता उसे पढ़कर, समझकर और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भरकर पुनः डाक से शोधकर्ता के पास भेज देता है। अगला प्रश्न है, वह पद्धति जिसमें प्रश्नों का उत्तर स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा दिया जाता है वो क्या कहलाती है? तो आप जान लीजिए, ये प्रश्नावली कही जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुसंधान की गणनात्मक पद्धति है? देखिए, मौखिक इतिहास, वंशावली, प्रश्नावली या जीवन इतिहास? तो सही उत्तर है प्रश्नावली। दोस्तों प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान की गणनात्मक पद्धति है और बोगार्डस के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किसने कहा है साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? ऑप्शन है सी सेल्टिज, स्टेनर क्वाले, आर बर्जेस या कार्ल पापर? तो सही उत्तर है स्टेनर क्वाले। दोस्तों स्टेनर क्वाले ने कहा है कि शोध साक्षात्कार को एक पेशेवर वार्तालाप के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि ये समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रतिभागी से जानकारी प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने शोध प्रविधि या रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।